आपका जो भाजपा की जो लोकल स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं आपकी दूरी देखी जाती है या आप उस स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो पाते, उसके पीछे का कारण कौन सा है? लोग कहते हैं कि अब गुप्ता जी का जो ध्यान है वो डूंगरपुर से थोड़ा कम हो गया और बड़े शहरों की ओर उनका ध्यान थोड़ा बहुत ज्यादा चला गया। एक बहुत सालों पुरानी बात है, आपने सगवाड़ा में भी कुछ प्रयास किए थे कि आप वहां से भी चुनाव लड़े हैं और उसके लिए भी कुछ काम करें, पर जब भी आप कहीं और जाते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं, कई लोग स्टेटमेंट देते हैं कि बाहरी व्यक्ति कोई आए हैं, वो अब यहाँ पे क्या काम करेंगे। तो उस विषय पर आपका क्या पक्ष है? कुछ लोग जलते भी हैं, कुछ ये भी समझते हैं कि ये आ गया तो हम कहाँ जाएंगे। आपकी संपन्नता पर, आपके प्रेमाइसेस पर कई तरह के लोग कई तरह की बातें और आरोप लगा देते हैं। तो आपकी प्रेमाइसेस को जो राजनीति से जोड़ा जाता है, उन चीजों में कितनी सच्चाई है या ये चीजें कभी आपको डिस्टर्ब करती हैं? प्रधानमंत्री तारीफ करे, देश का यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जिसके काम की तारीफ करे, मैं ये मानता हूँ कि दूसरे आरोप प्रत्यारोपों को तो मैं स्थान ही नहीं देता, उनका तो नामो निशान ही नहीं होना चाहिए। तो कई तरह के काम थे सर, पॉलिटिक्स में भी लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। आपने स्वच्छता के विषय को ही क्यों चुना अपने लिए? जनता हमसे चाहती है नगर के अंदर नगर स्वच्छ बने, नगर हरा भरा रहे, बाग बगीचे हो, सड़कें अच्छी हो, घरों में पानी आए, बिजली मिल जाए, रोडों पर लाइटें जलती रहे। इसके अलावा जनता चाहती क्या आपसे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि वागड़ की वर्तमान राजनीति को आप कैसे देखते हैं? वो कौन से आप पहलू मानते हैं जिंदगी में कि एक छोटे घर से आने वाला लड़का, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, वो कौन सी चीजों पर ध्यान दे तो वो एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है? आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं, तो एक सवाल तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर, हर बार निर्विरोध रहने के पीछे का कारण क्या है? जिस बिजनेस में आप हैं, जो शुरू किया था आपने ठेकेदारी से, तो किस तरह के चैलेंजेस उस दौर में रहे थे और ऐसे चैलेंजेस से जो लोग आज गुजर रहे हैं उनको आपकी क्या एडवाइस रही? ऐसे कौन से प्रयास वागड़ के क्षेत्र में किए जा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो इस यूथ को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते? सर, स्वच्छता की बात करते हैं, अगर उदयपुर आपको मौका देता है, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि ताकत बहुत जरूरी है, वो चाहे पद की हो, सीट की हो, उसके बिना काम नहीं होता। तो अगर उदयपुर वो ताकत आपको दे तो वो कौन से टॉप 5 काम होंगे जो आप पहली प्रायोरिटी में करना चाहेंगे? बीजेपी से तो आप हैं ही, पर कभी किसी और पार्टी से इस तरह की बात आई कि सर हमारे साथ भी मिलकर काम करिए, तो दुनिया जो आपको बाहर से दिखती है उसको तो शायद रील दिखती है, वो रियलिटी नहीं दिखती इस गाड़ी के पीछे की, इस बंगले के पीछे की। तो वो संघर्ष कैसा होता है डे टू डे लाइफ का? हाय नमस्कार यारों, मेरा नाम ध्रुव है और मैं अक्सर कहानियों के जरिए बातें करता हूँ और इन कहानियों के दरमियान अक्सर ऐसे किरदारों तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ जो अपने संघर्ष से, अपने जुनून से और अपने काम से अपना नाम बनाते हैं। पर यार, नाम बनाना इतना आसान नहीं होता, इसके पीछे होता है एक संघर्ष। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनकी कहानी भी कई पड़ावों से गुजरती है। बचपन में गरीबी देखी, पैसों की तंगी थी, तो इन्होंने खुद को बिजनेस में आजमाना सोचा और पढ़ाई छोड़ दी। बिजनेस में कई उतार चढ़ाव आए। शुरुआती दौर में रेत, गिट्टी और सीमेंट से भरे ट्रकों को भी खुद ही लादा। पर वो कहते हैं ना कि परमात्मा जिन्हें भी बड़ा बनाना चाहता है उनके हिस्से कठिनाइयां बहुत देते हैं। तो एक करवट लेता ही इनकी जिंदगी राजनीति की ओर। अब जब राजनीति में हम आते हैं तो राजनीति तारीफों के साथ साथ कई तरह के आरोप भी लाती है। तो इनकी जो राजनीतिक जर्नी है उस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए और कई तरह की इनकी तारीफें भी हुई। पर इन्होंने एक बेड़ा उठाया स्वच्छता का, जिसके कारण इन्होंने डूंगरपुर को पहचान दी राष्ट्रीय स्तर पर और नेशनली और इंटरनेशनली इनके काम की तारीफ होती है। पर एक चीज़ इनके साथ देखी जाती है कि नेशनल लीडर के साथ तो इनकी जो जुगलबंदी है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन लोकल जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों में ये फिट नहीं बैठ पाते। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, इन तारीफों में कितनी गहराई है और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इनके बारे में जानेंगे उन्हीं से। तो चलिए आपके इंतजार को खत्म करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं आज के हमारे मेहमान श्री के गुप्ता जी से। सर, रीजन बिहाइंड द विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीजन बिहाइंड द विजन में आपका भी सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
सर जहन में कई सवाल हैं, पर सबसे पहले यही पूछूंगा कि जिंदगी जीने के कई रास्ते थे, आपने यही रास्ता क्यों चुना? देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक शौक है जी। और जब मैंने नगर परिषद डूंगरपुर में 2015 से 2020 तक कार्य किया तो मुझे लगा कि मेरे काम की सराहना केवल शहर ही नहीं और अपना देश ही नहीं विदेशों तक काम की सराहना की। इससे मेरा आत्मसम्मान बढ़ा और आत्मबल भी बढ़ा और आज भी मैं दुनिया के किसी भी स्थान पर जाता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे को काम के बदले मान और सम्मान मिलता है वैसा शायद अरबों रुपए कमाने वाले को भी नहीं मिलता होगा। इसका मूल विजन और फिर सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सत्य को हमें स्वीकार करना होगा। केवल भाषण या मीडिया में छपने से काम नहीं होता, काम को धरातल पर उतारना होता है। आज मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने जो दृढ़ निश्चय किया है उसमें 100% सफलता मुझे मिली है। मेरे ऊपर राष्ट्रीय नेताओं का ही आशीर्वाद नहीं है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है ईश्वर का। इसी गति को मैंने जो गति पहले पकड़ी थी वो गति आज भी मेरी नियमित रूप से कायम है और मैं जहां भी जाता हूं स्वच्छता के नाम से जाना पहचाना जाता हूं और ये बात का गर्व डूंगरपुर शहर के हर एक बच्चे को, बड़े को, छोटे को है। ये मेरे काम की तासीर है। जी सर, आपने अभी राष्ट्रीय नेताओं की बात कही सर, और लोगों पर आप पर जो गर्व है उसकी भी बात हुई, पर कहीं ना कहीं एक चीज देखी जाती है कि आपका जो भाजपा की जो लोकल स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं आपकी दूरी देखी जाती है या आप उस स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो पाते। उसके पीछे का कारण कौन सा है? देखिए, मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। मैं स्थानीय स्तर पर समय नहीं दे सकता क्योंकि मेरा विजन बहुत बड़ा है, तो वो मूल कारण। और मीटिंगों में अक्सर आप लोग भी देखते हैं और मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है, हम मीटिंगों में सुबह जाते हैं और शाम तक भाषण देकर वापस घर पर आ जाते हैं। मैं भाषणों में विश्वास नहीं करता, मैं जो भी काम करता हूं उसकी क्रियान्विति पे विश्वास करता हूं। और मेरे पास जो विजन है, अगर देश के अगर कुछ और व्यक्ति मेरे साथ जुड़ जाएं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के इस सपने को और इस विजन को हम धरातल पर 100% उतार सकते हैं। ये क्षमता और योग्यता हमारे विजन में है। सर एक चीज और भी आपके बारे में रूमर्स हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है कितनी गहराई है वो मुझे आइडिया नहीं, पर ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि अब गुप्ता जी का जो ध्यान है वो डूंगरपुर से थोड़ा कम हो गया और बड़े शहरों की ओर उनका ध्यान थोड़ा बहुत ज्यादा चला गया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सत्य बात भी है जी। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरे जीवन में कुछ बड़ा करूं, आगे बढ़ूं। मैंने डूंगरपुर शहर में 50 साल तक सेवाएं दी और मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है इस बात का कि मेरे यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या लेकर आया हो, उस समस्या का मैंने समाधान नहीं किया हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी। तो अब इंसान की इच्छा तो रहती है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। मैंने भी मन में सोचा कि क्यों नहीं मैं बड़े शहर में जाकर अपनी सेवाएं दूं, और आज मैं जिस तरह से बड़े शहरों में काम कर रहा हूं, मुझे जो मान और सम्मान वहां मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि कार्य की पूजा होती है और ये कार्य की पूजा देश का हर एक व्यक्ति करता है। इसलिए मेरे मन में यह है कि मुझे अब बड़े शहर में, क्योंकि मैंने 2020 के बाद जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने बड़े शहरों को चुना और आज भी मैं बड़े शहरों में बड़े आराम से, क्योंकि मैं बेसिकली पहले रहता उदयपुर ही था, बच्चे मेरे उदयपुर ही थे, तो मैंने देखा अब उदयपुर में जाकर काम करना चाहिए, वहां इस काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। डूंगरपुर को तो हमने देश और दुनिया में स्वच्छ बना दिया जी। अगर उदयपुर भी देश और दुनिया में स्वच्छ बनेगा तो आप इसके रिजल्ट ये मान के चलना कि आने वाले समय में लोग जो विदेशों में जा रहे हैं वो उदयपुर में आने लग जाएंगे। जी। स्वच्छता में वो ताकत है, इसकी ताकत को लोग पहचान नहीं रहे। अक्सर लोग एक बात करते हैं कि स्वच्छता से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, बस यही उनकी कहानी खत्म हो गई। उन्हें यह नहीं मालूम कि स्वच्छता की तासीर वास्तविक क्या है, और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कई बार बताई है, लेकिन लोगों का ध्यान इस ओर है नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आपके चैनल से
के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये देश और दुनिया में इस बात को प्रचार प्रसार किया जाए कि स्वच्छता से केवल आदमी स्वस्थ ही नहीं रहता, उसकी उम्र भी बढ़ती है। जब वो बीमार नहीं होगा, मानसिक रूप से संतुष्ट होगा, तो निश्चित रूप से उसकी उम्र बढ़ेगी। और उम्र बढ़ने की सबसे बड़ी दवाई है स्वच्छता। तो स्वच्छता की तासीर को हमें समझने की आवश्यकता है। अभी सर आपने उदयपुर में काम करने की बात की, एक बहुत सालों पुरानी बात है, आपने सगवाड़ा में भी कुछ प्रयास किए थे कि आप वहां से भी चुनाव लड़े हैं और उसके लिए भी कुछ काम करें, पर जब भी आप कहीं और जाते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं, कई लोग स्टेटमेंट देते हैं कि बाहरी व्यक्ति कोई आए हैं, वो अब यहाँ पे क्या काम करेंगे। तो उस विषय पर आपका क्या पक्ष है? देखिए, तर्क वितर्क बहुत है जी। मैं ये मानता हूं, मैंने हर जगह एक बात कही है, मैं कोई फॉरेन से आया नहीं जी। हूं, तो राजस्थान का ही ना जी। और जितने भी नेता हैं जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं ना, उनकी मानसिकता घटिया है। आदमी का कहीं से भी आए, मैं ये कहता हूं कि शहर के विकास और उत्थान में अगर उसका योगदान है तो उसे अपनाना चाहिए, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। और लोग, देखिए, मैं सब राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं करता, बाकी मैं ये जानता हूं अच्छी तरह से, और हर बार मैंने एक दावा किया है कि राजस्थान में कहीं से भी मैं चुनाव लड़ूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे चुनाव नहीं हरा सकती। उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मेरा काम बोलता है, लोगों को काम पसंद है, इसीलिए कुछ लोग जलते भी हैं, कुछ ये भी समझते हैं कि ये आ गया तो हम कहाँ जाएंगे। अनेकों प्रकार के राजनीति में लोगों की प्रतिबद्धता है, वो अपनी मानसिकता के हिसाब से मेरा विरोध करते हैं, लेकिन मैं उसकी कोई चिंता नहीं करता। आपने सर अभी विरोध की बात की, जलन की बात की, आपकी संपन्नता पर, आपके प्रेमाइसेस पर कई तरह के लोग कई तरह की बातें और आरोप लगा देते हैं। तो आपकी प्रेमाइसेस को जो राजनीति से जोड़ा जाता है, उन चीजों में कितनी सच्चाई है, या ये चीजें कभी आपको डिस्टर्ब करती हैं? देखिए, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे राजनीति करनी पड़ेगी जी। और या मैं राजनीति में जाऊंगा और राजनीति में इस स्तर तक पहुंचूंगा, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। ईश्वर की असीम कृपा मान सकता हूं कि मैं तो बहुत नीचे से, धरातल से उठकर आज अगर किसी शहर का प्रथम नागरिक बनता हूं, तो ये दुनिया की, मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बड़ी सच्चाई है कि काम बोलता है। और जिसके व्यक्ति के काम की तारीफ दुनिया के वो व्यक्तित्व के धनिक बोल रहे हैं, कर रहे हैं, और लाखों लोगों की सभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब बेनेश्वर आए थे, तब उन्होंने डूंगरपुर की स्वच्छता की जो तारीफ की, ये कोई मामूली बात नहीं है। प्रधानमंत्री तारीफ करे, देश का यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जिसके काम की तारीफ करे, मैं ये मानता हूं कि दूसरे आरोप प्रत्यारोपों को तो मैं स्थान ही नहीं देता, उनका तो नामो निशान ही नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई प्रतिबंध करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर, आपने भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स की भी बात की, तो आप अपने आप को पार्टी में अभी किस जगह पे देखते हैं, और आने वाले भविष्य में गुप्ता जी अपने आप को किस क्षेत्र से और किस पद पर देखते हैं? देखिए, चुनाव का जहां तक सवाल है, ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ जन तय करते हैं। जी। मुझे कहीं से भी चुनाव लड़ा है और मुझे कितनी भी निकायों का कार्य करने के लिए या वहां चुनाव लड़ाने के लिए अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाती है, तो मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसमें जीत को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये मेरे काम का रिजल्ट मान लो, या लोगों को काम की आवश्यकता है। आज अगर मैं शहरों की बात करूं, मैंने बड़े अच्छे शब्दों में पहले कई बार इंटरव्यू में ये बात कही थी, अगर किसी भी स्टेट में निकायों को सुदृढ़ बना दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत सरकार बदल नहीं सकती। जी। क्योंकि हवा शहर से गांवों की ओर जाती है, ये हर व्यक्ति जानता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में करीब 210 निकाय हैं। 210 निकायों को अगर हम सुदृढ़ और मजबूत बना देते हैं, 134 विधानसभा की सीटों को प्रभावित करती है ये नगर
की नगर पालिका है, नगर निगम, नगर परिषद। 134 सीटों को हम किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं? केवल जनता हमसे क्या चाहती है? जनता हमसे ज्यादा उम्मीद नहीं करती हम नेताओं से, ये गलतफहमी है। लेकिन नेता उसमें कितना खरा उतरते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जनता हमसे चाहती है नगर के अंदर नगर स्वच्छ बने, नगर हरा भरा रहे, बाग बगीचे हो, सड़कें अच्छी हो, घरों में पानी आए, बिजली मिल जाए, रोडों पर लाइटें जलती रहे। इसके अलावा जनता चाहती क्या आपसे? और मैं ये कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर नगर में इन चीजों की स्थापना कर दी जाए तो दुनिया की कोई ताकत उस पार्टी को नहीं हरा सकती। ये मैंने हर बार हर पार्टी के लिए कहा है। लेकिन हम अक्सर क्या है कि जब आग लगती है ना, तब कुआं खोदने बैठ जाते। मैं आज भी कह रहा हूं कि स्वच्छता में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो विजन दिया है, उसके अगर ईमानदारी से अगर उसकी पालना हो जाए तो ये देश सुदृढ़ देश बन सकता है, विकसित देश बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। और अगर ये सब काम भी हम कर दें और स्वच्छता नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता जी। तो इसलिए स्वच्छता की ताकत को समझने की आवश्यकता है। जी, तो कई तरह के काम थे सर, पॉलिटिक्स में भी लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। आपने स्वच्छता के विषय को ही क्यों चुना अपने लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी। स्वच्छता देवी देवताओं को भी पसंद है, ये दुनिया का हर व्यक्ति जानता है। और स्वच्छता की ताकत को देखिए, वैसे दुनिया में बहुत सारे काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किए भी हैं। और देश पर जब जब किसी भी प्रकार का संकट आया तो मैं ये कह सकता हूं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस संकट का जो समाधान किया है वो हमारी कल्पना से बाहर है। उनकी सोच, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से उनकी सोच प्रारंभ होती है। आज से पहले मैं आपसे सवाल करता हूं, इतने प्रधानमंत्री इस भारत में हुए, क्या कभी किसी ने सोचा था कि देश को स्वच्छ बनाया जाए? ये नरेंद्र भाई मोदी ने ही क्यों सोचा कि देश को स्वच्छ बनाया जाए? इसके पीछे बहुत बड़ी राज है, बहुत बड़ी ताकत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि संविधान में हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे गरीब घर का एक व्यक्ति हो। जब उसे एक वोट देने का अधिकार है, सभी को एक का ही है ना, तो क्या उसको देश में सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है? क्या वो बीमार पड़े या बीमारी से मरे ये संविधान कहता है क्या? कहीं संविधान नहीं कहता। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब को भी जीने का अधिकार है। और इन बीमारियों से, इन गंदगी से कौन मरता है? गरीब व्यक्ति मरता है। इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं, हॉस्पिटल जा नहीं सकता, दवाई ले नहीं सकता, तो अंत में उसको मौत आती है। जो यशस्वी प्रधानमंत्री जो धरातल से उठे हुए, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा इस देश में। और देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज कम से कम आम जन के अंदर एक चर्चा का विषय बना दिया। आज देश के 142 करोड़ लोग स्वच्छता की तासीर को समझने लग गए। ठीक है, अभी स्वच्छता 100% धरातल पर नहीं उतरी, लेकिन स्वच्छता के बारे में जानने तो लगे ना जी। और देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बार बार संदेश दे रहा है, कभी झाड़ू लगा रहा है, कभी पोछा लगा रहा है, कभी कागज उतार रहा है। वो क्या संदेश दे रहा है हमें? वो संदेश एक ही दे रहा है कि इस देश को स्वच्छ बनाओ। और मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि राइजिंग राजस्थान और 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होने जा रहा है, उसके एमओयू साइन हुए। ये राजस्थान नहीं, देश में पहली बार हुआ है। और जिस दिन 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान में इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे तो राजस्थान को विकसित राजस्थान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन हाँ, एक ताकत है, अगर राजस्थान स्वच्छ नहीं बना तो विकसित राजस्थान नहीं बन सकता जी। इसलिए राजस्थान को सबसे पहले हमें स्वच्छ राजस्थान बनाना हो। आप सर अभी नेशनली भी काम कर रहे हैं, स्टेट में भी कई पदों पर काम कर रहे हैं, पर हम वागड़ को लेकर, वागड़ की वर्तमान राजनीति को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि वागड़ की वर्तमान राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कई बार ये सवाल हमारे राष्ट्रीय नेताओं के ध्यान में भी लाया। इस ट्राइबल बेल्ट के अंदर
हम 33% लोग जनरल के रहते हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं। हमें हमारे अधिकारों के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, और जो डरा वो मरा, ये कहावत बिल्कुल सत्य है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 33% लोग जो सामान्य वर्ग के इस डूंगरपुर जिले की ट्राइबल बेल्ट की बात करो, या बांसवाड़ा की करो, या प्रतापगढ़ की करो, हमें राजनीति में हमारे पास कोई पद नहीं है। पंच से लेकर सांसद तक सारा रिजर्वेशन। अच्छा, फिर प्रदेश कार्यकारिणी में एक भी जनरल का व्यक्ति का नहीं होना इन तीनों जिलों से। एक भी राजस्थान सरकार में जनरल का व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो कहीं ना कहीं शंका का विषय है ना। जो जनरल का व्यक्ति पहले पूरे ट्राइबल का नेतृत्व करता था, आज उसे पॉलिटिक्स में जंगा नहीं होने से उस व्यक्ति ने इस ट्राइबल बेल्ट से मुंह मोड़ लिया। तो हमें इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जनरल के हर एक व्यक्ति को, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे नेशनल स्तर के नेताओं को इस बात का ध्यान नहीं रहता कि वाकई में ये कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसकी आवश्यकता है। जब तक लोग बोलेंगे नहीं, तब तक मैं मानता हूं कि ऊपर लोगों को सुनाई भी नहीं देगा। इसलिए हमें हमारी मांग को बड़े अच्छे शब्दों में रखनी चाहिए। आपका सर जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है कि आपके पार्टी के जो लोकल लीडर हैं वो इसका समर्थन करते हैं, या वो आपके साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, पद किसको मिलेगा ये निर्णय हम करने वाले नहीं है। जो हमारे पार्टी के जो लीडर हैं उन्हें भी ये मालूम है कि ये पद उन्हें मिल सकता है, इसलिए विरोध की तो कहीं गुंजाइश इसमें है नहीं। और फिर भी कोई विरोध करे तो उसका कोई अर्थ नहीं। जी, मेरा ये कहना है कि सच्चाई के लिए आदमी को लड़ना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए खुलकर बोलना चाहिए। जी निर्णय तो ऊपर वाले करेंगे। सर, पॉलिटिक्स के कई इंटरव्यू आपके साथ हुए हैं, लेकिन हम आपका एक सेगमेंट बिजनेस को लेकर करना चाहते हैं। मोटिवेशन जो आपके संघर्ष कर रहा है उसको लेकर करना चाहते हैं। तो सर, आपने जीरो से स्टार्ट किया अपना बिजनेस, तो वो कौन से आप पहलू मानते हैं जिंदगी में कि एक छोटे घर से आने वाला लड़का, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, वो कौन सी चीजों पर ध्यान दे तो वो एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है? बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा सवाल है। और मैं ये मानता हूं कि आज की इस कसौटी में जो आपने मुझसे जितने भी सवाल किए हैं वो सबसे बेहतरीन सवाल ये। मैं युवाओं का बहुत प्रिय रहा हूं और मैं जीवन भर युवाओं का प्रिय रहूंगा। देश का हर एक व्यक्ति जानता है, समझता है कि ये जो यूथ है ये देश का निर्माता है। कौन कल क्या बनेगा ये उसके भाग्य पर लिखा हुआ है, और हर व्यक्ति बन नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन आज इस बात की ये पीड़ा है, विडंबना है कि हमने यूथ को गले नहीं लगाया, खाली यूथ को आजमाया और आजमा कर छोड़ दिए। देश का भविष्य जिसके हाथ में है और जो संख्या यूथ की है, जो समर्पण यूथ का है पार्टियों के प्रति, हमें उनकी भावनाओं को निष्ठा के साथ निभाना होगा। अन्यथा ये यूथ अगर भड़क गया तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। यूथ की रक्षा करना, यूथ का भविष्य का निर्माण करना और अच्छे यूथ को आगे लाना, जिन्होंने समर्पण भाव से देश की सेवा, त्याग, तपस्या की है, उसके प्रति हमारी भी ड्यूटी बनती है कि नहीं, हम उनको साथ लेकर चलें, उनको आगे बढ़ाएं और उनको सहायता दें, सहयोग करें, तब जाके यूथ आगे आएगी। सर, आपने अभी सहायता और सहयोग की बात की। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं, तो एक सवाल तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर, हर बार निर्विरोध रहने के पीछे का कारण क्या है? ज्यादा बेहतर ये होता है कि ये सवाल आप व्यापारी से पूछते हैं। जी, मैंने पहले भी कहा कि काम तो बोलता है। मैंने जिस फील्ड में काम किया उस फील्ड में मुझे 100% सफलता मिली और मैंने काम किया। अगर मैं काम करने में जरा सा भी असमर्थ रहता तो मैं सबसे पहले मना कर देता। आज 2010 से आप कल्पना कीजिए कि 5000 व्यापारियों के संगठन का नेतृत्व मैं कर रहा हूं और 5000 व्यापारी इस जिले के, जो पूरे गांव और ढाणी तक बसे हुए हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप
हमने रात दिन, मैं ये कह सकता हूं कि उनको अगर कहीं भी उनके दर्द हुआ या लगी तो उसका दर्द हमारे को हुआ और उसकी हमने तत्काल उस दर्द का इलाज किया। इसीलिए तो वो सारे के सारे व्यापारी चाहते हैं कि मैं निर्विरोध, 2 साल में चुनाव होते हैं और मैं हर बार निर्विरोध हो जाता हूं और मैं हर बार कहता हूं कि अब किसी नए को अध्यक्ष बनाए, जी लेकिन कोई तैयार नहीं होता। तो ये काम का सवाल है और कुछ नहीं है। जी सर। और लोगों का प्रेम स्नेह है, मेरे पर विश्वास है, सबसे बड़ी बात है उनका विश्वास और हमारा काम दोनों बोलता है। जी सर। सर, जिस बिजनेस में आप हैं, जो शुरू किया था आपने ठेकेदारी से, वो इतना सरल काम तो है नहीं सर, वो एक टेढ़ा काम माना जाता है। तो किस तरह के चैलेंजेस उस दौर में रहे थे और ऐसे चैलेंजेस से जो लोग आज गुजर रहे हैं उनको आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, व्यापार कोई भी करे, लोग क्या है कि बड़े व्यापार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं जी और छोटे व्यापारी पर कभी कोई आरोप नहीं लगाता। ये लोगों की मानसिकता है। आज कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता इस ठेकेदारी लाइन में कि मेरा काम खराब हो और मुझे जनता के सामने नीचा देखना पड़े, अधिकारियों के सामने नीचा देखना पड़े। जिस तरह से एक बच्चा हष्ट-पुष्ट जन्म लेता है, मृत्यु तो उसकी होती है ना, और वो जीवन के अंदर बीमार भी पड़ता है, फ्रैक्चर भी होते हैं, अनेकों प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित भी होता है। ये सेम अगर पैटर्न मैं ये कहता हूं कि व्यापार में भी लागू होता है और धंधों में भी लागू होता है। व्यापार कभी भी सदैव बढ़ते जरूर है, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पर नहीं बढ़ते हो। एक व्यापारी रात दिन मेहनत करके 2 टाइम की रोटियां बड़ी मुश्किल से कमा कर खाता है। इस बात को हमें जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता इसलिए है कि ये प्रतिस्पर्धा का जमाना है। लोग व्यापारियों पे भी अनेकों प्रकार के आरोप लगाते हैं कि ये घटिया माल बेच रहा है और ये माल में मिलावट करके बेच रहा है। ऐसा है नहीं, क्योंकि जो ग्राहक है वो इतना समझदार हो गया है कि वो देख के बता देगा कि ये चीज असली है कि नकली। और जो नकली सामान बेचता है वो ज्यादा दिन मार्केट में नहीं चलता है, अंततः उसको दुकान बंद ही करनी पड़ती। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सच्चाई में बहुत ताकत है, सच्चाई अच्छाई भी है और आदमी को आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। जो भी व्यापार करे ईमानदारी से, मैंने बहुत छोटे स्केल पे व्यापार प्रारंभ किया और देखते ही देखते ईश्वर की क्या असीम कृपा हुई। कभी मैं सपनों में मैंने कभी विचार नहीं किया था कि मेरा इतना बड़ा बंगला होगा, मेरे इतने सारे नौकर चाकर होंगे, इतने सारे व्यक्ति मेरे यहाँ रोजगार प्राप्त करेंगे और देश में मेरा नाम बोलेगा, मेरा काम बोलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सत्य है कि सत्य की नाव हिल सकती है, डुल सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। तो ये सारी सत्यता की ताकत है। आपने अभी बंगले और गाड़ियों की बात की सर, तो दुनिया जो आपको बाहर से दिखती है उसको तो शायद रील दिखती है, वो रियलिटी नहीं दिखती इस गाड़ी के पीछे की, इस बंगले के पीछे की। तो वो संघर्ष कैसा होता है डे टू डे लाइफ का? देखिए, सवाल आपके एक से एक बेहतर है जी। मैंने पहले भी कहा कि अगर हम बड़ी गाड़ियों में बैठकर घूमते हैं तो लोग आरोप लगाने में कहीं चूकते नहीं हो, और हम ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जो स्टार्ट धक्के से हो तो लोग उसकी कहते हैं कि बहुत सज्जन आदमी। मैंने जब 2015 में नगर परिषद का सभापति पद ग्रहण किया तो मैंने देखा था कि सभापति की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए धक्के की जरूरत पड़ती थी, और वो एम्बेसडर पहाड़ी पे चढ़ाकर रात को खड़ी करते थे। डीजल की गाड़ी थी जिसको धक्के से स्टार्ट किया जाता था। जी। मैंने ये जब सब कुछ देखा तो मैंने कहा नहीं, अगर नगर का प्रथम नागरिक अगर धक्के वाली गाड़ी में बैठ के चलेगा तो वो शहर को आगे नहीं ले जा सकता। मैंने पहले नगर परिषद को सुधारा, सारी ऑटोमेटिक गाड़ियां, और जो कर्मचारी थे उनको अच्छा ऑफिस, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई। एयर कंडीशन नगर परिषद के अंदर मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन हाँ 25 एयर कंडीशन कम से कम मेरे कार्यकाल में लगवाए गए। जहां एक एयर कंडीशन नहीं होता था वहां 25 एयर कंडीशन एक साथ लगना और एक आधुनिक कार्यालय बनना। सबसे पहले हमने हमारा घर सुधारा। जी। आरोप तो लगे
नगर परिषद का पैसा व्यर्थ हो रहा है, खर्च हो रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट क्या है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंसी इस बात की है कि एयर कंडीशन में बैठकर काम करने वाले व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ गई, और जब उसने सारी फैसिलिटीज को उपभोग किया तो देखते ही देखते ये नगर देश और दुनिया के अंदर काम के नाम से जाने जा रहा। ये खाली स्वच्छता के नाम से प्रसिद्ध नहीं है, ये भ्रांति है लोगों जी। ये पर्यावरण के नाम से शुद्ध जल, जल के चर्चे लोकसभा में आज भी गूंज रहे हैं डूंगरपुर के, कि किस तरह से डूंगरपुर ने जल संचय और जल संरक्षण पे काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और डूंगरपुर ने शिक्षा जगत के अंदर जो काम किया, रोजगार के अंदर जो उपलब्धियां हमने प्राप्त की, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं पूरे देश में इस तरह का काम किसी निकाय ने नहीं किया। तो ये सब काम अच्छे वातावरण से बनते हैं। आपने सर इस स्ट्रक्चर पर काम किया है, डूंगरपुर के सौंदर्यीकरण पर काम किया है, तो यूथ के एम्पावरमेंट के लिए, उनको बिजनेस से जोड़ने के लिए ऐसे कौन से प्रयास वागड़ के क्षेत्र में किए जा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो इस यूथ को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं? देखिए, यूथ को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। यहाँ के यूथ की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। यहाँ का यूथ क्या छोटी नौकरियों में ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता, टीचर बन गया या हेड कांस्टेबल बन गया या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन गया, उसे सरकारी नौकरी मिलने से मतलब है, पटवारी बन गया। बड़े एग्जाम से यहाँ का यूथ दूर हो गया। हमने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। मैंने मेरी लाइब्रेरी के अंदर मैंने कहा ये आईएएस, आईपीएस, आरजेएस, आरएफएस हम डूंगरपुर से क्यों नहीं बना सकते? और हमने उस तर्ज पर काम प्रारंभ किया। हमने कंप्यूटर लगाए। आज भी लाइब्रेरी में मैं नहीं गया उसके बाद, लेकिन आप पता करना उसमें कंप्यूटर लगे होंगे जी। हमारी सोच ये थी कि हम बड़े सपने देखेंगे, तो जितने बड़े सपने देखेंगे उतने बड़े सपने साकार हो या ना हो, अगर कोई आईएएस की अगर कल्पना करेगा तो आरएस तो बनेगा जी। उस यूथ को तैयार करने की आवश्यकता थी, और हमने उस यूथ को तैयार किया। हमने मोटिवेशनल क्लासें, शायद राजस्थान में कहीं नहीं चलती होगी, डूंगरपुर में मोटिवेशनल क्लासें चालू की। आईएएस और जिन्होंने आरएस के एग्जाम दिए थे, इंटरव्यू दिए थे, उनकी क्लासें 1-1 घंटे की मोटिवेशनल क्लासें चलती थी। बच्चों की मानसिकता को बदलने का प्रयास किया जी। तो ये सब काम करने वाले से अपन करेंगे तब होंगे ना। यूथ को हम चाहते हैं, देश का हर एक नेता चाहता है कि यूथ को आगे लाए, लेकिन उसके बदले में उसने किया क्या, उससे पूछोगे तो वो टैफिस्ट। तो यूथ के लिए, एक ट्राइबल बेल्ट के यूथ के लिए मैं चाहता हूं कि मेरी जो सोच थी कि उन्हें शिक्षा जगत में हम आगे से आगे बढ़ाए, और जितने भी एग्जाम हो, राजस्थान में पहला शहर डूंगरपुर था जहां कोचिंग क्लासेस चलती थी। सरकारी कोई नौकरी निकले, हम उन नौकरियों में यहाँ का यूथ ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करे, ज्यादा से ज्यादा यूथ सक्सेस हो। हमने वो कोचिंग क्लासेस चलाई और उनको फ्री में ये सेवाएं दी यूथ को। मुझे बहुत अच्छी ध्यान में 400 बच्चे मेरी क्लासों में आते थे और नियमित आते थे, और हमने जिनसे कोचिंग कराई वो प्रोफेसर कोई साधारण नहीं थे, वो एक्सपर्ट थे हर सब्जेक्ट के जी। तो गरीब और मध्यम परिवार के बच्चों को आगे लाने के लिए, जिनके एक्चुअल में आज अगर देखा जाए नजदीक से, तो ये गरीब और मध्यम परिवार के ही बच्चे हैं जो आगे बढ़ते हैं जी। बाकी धनाढ्य का बच्चा तो व्यापार में चले जाता है, या उसको जहां पैसा कमाना है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। आज जितने भी करोड़पति अरबपतियों के बच्चे हैं, वो या तो सीए बन रहे हैं, या इंजीनियरिंग बन रहे हैं, इंजीनियर या डॉक्टर बन रहे हैं। 1-1 करोड़ रुपए देके और वो डॉक्टर की ट्रेनिंग लेते हैं। गरीब का बच्चा ये सब कुछ अफेयर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो अमीर का बच्चा तो वहां चले गया जहां पैसा मिलेगा, उसे इन सिविल सर्विसों से कोई मतलब नहीं। लेकिन गरीब और मध्यम परिवार का बच्चा एक बड़ा सपना देखता है, उसके माता पिता सपना देखते हैं, वो किस परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाते हैं और कितना बड़ा बड़ा सपना देखते हैं। तो अगर उस सपने में अगर हमारी भी सहभागिता हो जाए तो निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छे आएंगे, ऐसा मेरी सोच। जी सर, अभी हमने सर एजुकेशन पॉलिसी की भी बात की, तो आजकल माँ बाप बच्चों के रिजल्ट पर
और परसेंटेज पर उसको कुछ पढ़ाई में ये बना देने को लेकर, किसी नौकरी में लगा देने को लेकर बहुत उत्सुक होते हैं। आपने तो सर पढ़ाई शुरुआती दौर से ही छोड़ दी, पर आज आपके पास कई लोग काम कर रहे हैं, तो आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि हर आदमी नौकरी के लिए नहीं बना होता है। देखिए, माता पिता का प्रथम दायित्व यह होना चाहिए कि उसके बच्चे पढ़ें। जी। शिक्षा की जरूरी नहीं है कि वो नौकरी अच्छी लगे। जी। देखिए, मैं फॉरेन गया पहली बार, तो मैंने फॉरेन में जाकर अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस किया। इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, समझ लेता था लेकिन काम चलो। मैंने कहा इस आधुनिक युग में अगर बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता, इंग्लिश नहीं समझ सकेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो मैंने मेरे दोनों बच्चों को फॉरेन भेजने का उसी दिन निर्णय कर लिया था। आज का जो बच्चा है वो मास्टरमाइंड है। उसका जो ये कंप्यूटर है ना, अपने से 100 गुना ज्यादा वर्क कर रहा है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई। जो चीज हमने सोचा नहीं था वो चीज धरातल पर आ गई। जिसके बारे में हम विचार नहीं करते वो आज हम देख रहे हैं। एक मोबाइल से हम देश और दुनिया में बात कर लेते हैं। कुछ समय पहले देखते थे, डायल करते थे, ऑपरेटर बात कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी मर्जी। 2-2 दिन तक टेलीफोन पर बैठे रहते थे, सूचना जा नहीं सकती थी। आज पोस्ट कार्ड, लिफाफा, अंतरदेशी सब बंद हो गए। खाली लगा एक झटके में बात होती दुनिया की किसी कोने में। जी। तो ये जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बच्चों लोगों ने देखी, आज छोटे से छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा मोबाइल चला लेता है और बड़ा परफेक्टली चला लेता है वो। तो कहीं ना कहीं तकनीकी बढ़ तो रही है ना। जी। तो मेरा ये सोच है कि हम इस यूथ को जो आगे बढ़ रहा है, शिक्षा की वैल्यू उसको ये नहीं मालूम है कि मैं अफसर बनूंगा तभी वैल्यू। एक अच्छी शिक्षा, अगर वो बेरोजगार भी है, शिक्षा की वैल्यू खत्म नहीं हो सकती। ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञान अनलिमिटेड, मतलब ये कह सकते हैं कोष है एक तरह का। जी। और जिसके पास ये कोष है वो कभी दुनिया में पीछे नहीं रह सकता, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। जी सर, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके साथ कई लोग होंगे कंपटीशन में उस दौर में, तो आप उस कंपटीशन को उस दौर में कैसे देखते थे, और वो कौन सी चीजें रही जिन्होंने गुप्ता जी को इस मकाम तक पहुंचाया? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं बहुत घर से मैंने छोड़ दिया था। मेरे पिताजी जुडिशरी के अंदर यहाँ पर जैसे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट थे जी। और मैंने ये निर्णय किया कि मुझे कुछ करना है। मैंने ये देखा कि इस परीक्षा में तू पास नहीं हो सकता, आरएस नहीं बन सकता, आईएएस नहीं बन सकता, आरजेएस नहीं बन सकता, तो कुछ तेरे को व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने बहुत छोटे स्केल पे व्यापार चालू किया और मैं कहता हूं कि हे भगवान, ऐसे दिन किसी को मत देना। मैंने हर बार अगर मेरा दुखड़ा अगर कोई सुने तो उसके रोंगटे खड़े हो सकते। मैं बहुत अच्छा वेल्डर हूं, वेल्डिंग मेरे से अच्छी कोई नहीं कर सकता। मैं 8-8 घंटे वेल्डिंग करता था। मेरे क्रेशर प्लांट था, जो जाब प्लेट उसकी फेल हो गई, रोज पत्थर हम क्रश करते थे। आतरी में, ये अमरतिया में हमने क्रेशर लगा रखा था। आरएफसी से फाइनेंस लिया, क्रेशर लगाया। अब वो प्लेटें रोज वेल्ड करनी पड़ती थी। वेल्डिंग वाला उस समय हमारे से एक दिन का, रात का 300 रुपये लेता था। उन 300 रुपये बचाने के लिए वेल्डिंग करना सीखना पड़ा। और जब मैंने ट्रक लिया तो मैंने कहा यार, ट्रक से हमें आय करनी थी, तो रात को मैं ट्रक चला। दिन में लोग देखेंगे, टोकेंगे, तो पूरी रात ट्रक चलाता था। टायर पंचर भी होते थे, क्योंकि गाड़ी के टायर उस समय नए खरीदने की स्थिति नहीं थी। टायर खुद बदल लेते थे। ट्रक के टायर, बड़ी गाड़ी के ट्रक के टायर 15 मिनट में बदल लेते थे स्टेज। आज कार का टायर नहीं बदला जाता। तो ये सब कुछ परिस्थितियां सिखा देती, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन विषम परिस्थितियों को भी अगर हमने ईमानदारी से, अगर उन पे ढंग से, जैसे कहते हैं ना कि अगर परिस्थितियां कैसी भी हो, आदमी को अपने होश आवास नहीं खोने चाहिए और उनसे मुकाबला करना चाहिए। और जितने भी, मैं ये मानता हूं कि जितने भी बड़े लोगों की मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूं तो उस हिस्ट्री में ये चीज, गरीबी जरूर आती। तो मेरी गरीबी भी ऐसी, आज मैं सब सुखों से संपन्न हूं, लेकिन वो गरीबी तो गरीबी थी, वो मेहनत थी, और वो मेहनत ईमानदारी की मेहनत थी। और ताकत से हमने कभी दिन देखा ना रात देखी।
हमने एक ही चीज देखी कि हमें आगे बढ़ना है। जी आज आपके सामने जी सर, बिजनेस की जब भी बात होती है, रिस्क की बात होती है, तो रिस्क कैसा होना चाहिए? वो सोच समझ के लेना चाहिए या रिस्क की कोई लिमिट नहीं होती है? देखिए, यूं तो आदमी का जीवन भी रिस्की है, लेकिन अगर मैं कुएं में कूदूंगा तो अगर मरूंगा नहीं तो हाथ पांव टूटेंगे ही टूटेंगे। आज अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है और वो के रिस्क है, तो मैं उसको रिस्क नहीं मानता। मिट्टी के धंधा करने वाला भी मिट्टी से पैसे कमाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन हमारी उस काम के प्रति भाव क्या है, काम के प्रति हमारा लगाव कितना है? आज मैं काम तो करूं सोने चांदी का और दुकान पे 1 मिनट नहीं बैठूं और सोचूं कि यार मेरे को कमाई हो जाए बिना माल बेचे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी हमें उसके लिए प्रयास सकारात्मक करने होंगे, और सकारात्मक प्रयास कैसा भी काम हो उसमें 100% सफलता देते हैं, ऐसा मेरा मानना। जी सर, स्वच्छता की बात करते हैं। अगर उदयपुर आपको मौका देता है, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि ताकत बहुत जरूरी है, वो चाहे पद की हो, सीट की हो, उसके बिना काम नहीं होता, तो अगर उदयपुर वो ताकत आपको दे, तो वो कौन से टॉप 5 काम होंगे जो आप पहली प्रायोरिटी में करना चाहेंगे? देखिए, अब ईश्वर को क्या मंजूर है ये तो मैं नहीं कह सकता, जी लेकिन मैं 5 की जगह 1 का ही जवाब दे देता हूं आप। जी बाग बगीचे ऐसे होंगे जिसमें 4 साल से लेकर 80 साल तक का व्यक्ति जाएगा, पहली बात। शहर में कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं होगा, दूसरी बात। तीसरी बात, सड़कें नालियां सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। चौथा, सड़कों पर कोई जानवर नहीं घूमेंगे। पांचवा, कचरा यार्ड पूरी तरह से स्वच्छ सुंदर होंगे। छठा, सार्वजनिक टॉयलेट बिल्कुल कांच की तरह से साफ होंगे, जिसमें लोग आनंद से टॉयलेट मूत्रालय का उपयोग कर सकें। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ये मैंने 6 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं। इन 6 पर मैं ये कह सकता हूं 365 दिन काम होगा, और जैसा मैं कहूंगा, जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैंने डूंगरपुर में करके दिखाया। एक आरोप लोग जरूर लगाते हैं मेरे ऊपर, डूंगरपुर छोटा सा शहर, बड़ा फ्रेंकली। जी जी तो मेरे पास बोलने के लिए जगह बहुत है। आपने इंदौर के बारे में सुना है? जी इंदौर छोटा नहीं, 30 लाख की आबादी है वहां, जो 7 वर्षों से देश में नंबर 1 आ रहा है स्वच्छता में। तो वो तो छोटा नहीं ना, वहां भी तो काम कराने वाला व्यक्ति, जी जिसको जहां काम करने का मौका मिलेगा। कल मैं एक लखनऊ की हिस्ट्री पढ़ रहा था। लखनऊ की निकाय 40 लाख की आबादी वाला शहर 4थे नंबर पर आया है देश, और एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति के कारण, मात्र एक, लखनऊ की, पढ़ना आप डिटेल। जी और उसने जो कचरा यार्ड थे, जहां पर ढेर लगे हुए थे कचरों के, सब साफ कर दिए, बगीचे बना दिए। जिस तरह से हमने डूंगरपुर में बगीचे बनाए ना कचरा यार्ड में, उस तरह के बगीचे लखनऊ में बन गए, और आज देश में वो 4थे नंबर पर है। काम करने वाले की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो ये शहर मायना नहीं रखते। लोग स्वच्छता के लिए काम समर्पण करने के लिए तैयार है। हमारी कितनी इच्छा शक्ति है उस पर डिपेंड करता है। जी मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन बशर्ते कि हम करना चाहें तो। उस पर आरोप भी लगेंगे, आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे, लोग ये पता नहीं क्या क्या कहेंगे। जो मुंह से जो बोलेगा वो सुनना है आपको, लेकिन आप अगर काम अपनी ईमानदारी से करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि उदयपुर दुनिया के अंदर, नो डाउट अभी भी काम पूरे देश में हो रहा है, उदयपुर में नहीं, सब में चल रहा है स्वच्छता, लेकिन हर आदमी की तासीर है अपनी। जी सर, जिसको काम करने, अब आप मेरे से बेहतर, मैं अगर आपको उदयपुर का चार्ज मिल जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओ। मैं काम में मास्टरी है मेरी, मैं पूरे देश में स्वच्छता के डंके बजा रहा हूँ, और जहां जा रहा हूँ वहां स्वच्छता में कुछ न कुछ गुल खिला रहा हूँ। तो नेचुरली मेरे हाथ में अगर बागडोर आती है तो परिवर्तन तो आएगा, और हो सकता है बहुत अच्छा परिवर्तन। ये परिवर्तन तो मामूली बात है, इसके अलावा दूसरा परिवर्तन हम कितना कर सकें वो हमारी गुडविल एक ख्याति है। जी सर।
कुछ 5 टिप्स सर जानना चाहूँगा सफल और विनर लोगों की, कि इन चीज़ों को फॉलो करके बना जा सकता है सफल। देखिए, हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए मैं सबसे पहले इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। जी आदमी दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना है, जी और उसमें उसका ध्यान पूरी निष्ठा के साथ लगा रहे। किसी भी काम को हाथ में ले, जैसे देखिए, अगर आपने किसी शहर के विकास की अगर हम बात करें तो विकास के बहुत सारे मायने हैं, एक नहीं है। आप शहरों में जब मैंने नगर परिषद डूंगरपुर का चार्ज दिया था तो मैंने सबसे पहले शहर की सड़कें सुधारी, नालियां सुधारी, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं हो। लाइटें, हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या है और उसका समाधान अलग अलग है। लेकिन अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सत्यता के रास्ते को चुनना चाहिए। आम जन को मैं कहता हूं, जी अगर हम नेतागिरी करें तो लोगों में हमारे प्रति विश्वास जागृत होना चाहिए, और उनका विश्वास हमारे पर और हमारा विश्वास उनके ऊपर। मैं काम करता था तो लोगों ने मुझे एकदम अपनाया नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने ये देखा, मेरे यहाँ पक्ष और विपक्ष था ही नहीं। पूरे 5 साल मेरे विपक्ष, मेरे को मालूम नहीं कि विपक्ष के भी पार्षद थे, वो पक्ष से भी ज्यादा साथ देते थे, क्योंकि वो काम को समझे उन्होंने। इसलिए मेरा ये नहीं है, इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन जो भी हम आम जन को जो काम करने का दायित्व मिले, वो बिल्कुल निष्ठा से, इच्छा शक्ति से और ईमानदारी से, सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से करें, तो निश्चित रूप से उसको सफलता जीवन में मिले। जैसे आपने सर अभी दोनों पार्टियों की बात की, बीजेपी से तो आप हैं ही, पर कभी किसी और पार्टी से इस तरह की बात आई कि सर हमारे साथ भी मिलकर काम करिए? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का जो सवाल है, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री का एक संदेश था कि ये देश के 142 करोड़ लोगों के लिए आवश्यक है। जी स्वच्छता किसी पार्टी की गुलामी नहीं है। जी कोई भी पार्टी हो देश की, अगर आप स्वच्छता का उसमें काम करते हैं तो उसका लाभ तो आमजन को मिलेगा ना। जी इसमें पार्टी पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए, मैं ये मानता हूं। मुझे जहां पर भी जिस भी पार्टी ने काम करने का मौका दिया, और आज भी मैं अनेकों शहरों में, स्टेटों में जाता हूं, कोई पार्टी हो, मुझे उससे कोई लेना नहीं। मेरा विषय केवल ये है कि शहर को स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा कैसे बनाया जा सकता है, ये विजन में शेयर करता हूं। जी मैं कभी नहीं समझता कि कौन सी पार्टी मुझे बुला रही है और किस पार्टी में मुझे जाना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरा एक मन में ये रहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने की बदौलत ज्यादा से ज्यादा मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में सम्मिलित हूं। जी सर, वागड़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संगठित है? देखिए, देश और दुनिया में अगर हम सब गहराई से बात करेंगे, जिसका राज है उसकी पार्टी संगठित है, मैं ये मानता हूं। अगर कहीं छोटा मोटा, हमारे एक परिवार में अगर 4 लोग रहते हैं तो चारों की, एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 4 भाई भी एक साथ नहीं बैठ सकते, ये देश का हर एक व्यक्ति जानता है। हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मनभेद नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है इस भारतीय जनता पार्टी की, इसका कार्यकर्ता पूरा समर्पित रहता है पार्टी के लिए। आपस में जरूर छोटा मोटा विवाद रहता है, लेकिन न्यू ओवरऑल दूसरी पार्टियों के नस्बत देखिए, जिस पार्टी के पास इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी ताकत हो, तो ये ऐसे ही नहीं बनती। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का समर्पण तो है ना। जी सर। और कार्यकर्ताओं का समर्पण कब होगा? जब वो संगठित होंगे। तो छोटा मोटा तो चलता है। आपका कोई मैसेज यूथ के लिए? मेरा यूथ के लिए यही मैसेज है कि देखिए, इस ट्राइबल बेल्ट में मैंने बहुत काम किया है जी, और ट्राइबल बेल्ट के यूथ देश के निर्माता है, इसमें कोई मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। इन्हें सच्चे रास्ते पे चलना चाहिए और देश के लिए समर्पित भाव से खुद के भविष्य को बनाते हुए, देश का भविष्य इनके हाथ में है, देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ, बिना किसी गलत राहों पर चलकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। उनके माता पिता के सपनों को साकार करना चाहिए। और जितने भी देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, उनके पास जब भी कभी आह्वान हो तो उनके पास जाकर अपनी समस्या रखनी चाहिए, जिससे उसका समाधान हो सके
और संगठित रहना सबसे महत्वपूर्ण है कि देश के यूथ अगर संगठित होंगे तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक रिजल्ट आएंगे।